आज हमारे सामने बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए कृषि मौसम विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और इनका विषय है जल तनाव और उसका प्रबंधन। तो ये सीधे सीधे शुष्क भूमि कृषि यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और ये विषय ना सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन नोट्स में सूखे को समझने से लेकर उससे लड़ने के वैज्ञानिक तरीकों तक सब कुछ कवर किया गया है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है, इन नोट्स में छिपे ज्ञान को बाहर निकालना और समझना कि जब पानी की कमी हो तो विज्ञान फसलों को कैसे बचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले सूखा। हम सब ने ये शब्द सुना है, पर वैज्ञानिक भाषा में इसका मतलब क्या है? हाँ, ये सिर्फ कम बारिश होने से कहीं ज्यादा सटीक है। इन नोट्स के मुताबिक जब किसी साल में होने वाली बारिश सामान्य बारिश से 75% से कम रह जाती है तो उसे सूखा या ड्रॉट कहा जाता है। अच्छा, तो एक तय सीमा है और अगर हालात और भी बिगड़ जाएं तो उसे गंभीर सूखा या सिवियर ड्रॉट कहते हैं। और इसकी भी एक परिभाषा है, जब बारिश में कमी 50% से भी ज्यादा हो जाए। मतलब अगर कहीं 100 सेंटीमीटर बारिश होनी थी और सिर्फ मान लीजिए 45 सेंटीमीटर हुई तो वो गंभीर सूखे की स्थिति है। बिल्कुल। ये दोनों आंकड़े 75% और 50% परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सूखे की परिभाषा, लेकिन ये तो साल के अंत में पता चलेगा। किसी भी समय पर, खासकर फसल के उगने के मौसम में पानी की उपलब्धता को कैसे मापें? नोट्स में एक नमी उपलब्धता सूचकांक यानी MAI का जिक्र है। हाँ, MAI एक बहुत ही काम का टूल है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी का मासिक बजट हो। बजट? हाँ, पानी का बजट। बारिश मतलब आमदनी और पौधे और मिट्टी से पानी का उड़ना यानी खर्च। MAI इसी आमदनी और खर्च का हिसाब किताब है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी दिया है, MAI = 50% संभाव्यता पर वर्षा PET। अब ये 50% संभाव्यता पर वर्षा क्या चीज है? सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए मौसम वैज्ञानिकों ने पिछले 50 साल के आंकड़े देखे और कहा जुलाई के पहले हफ्ते में हम 50% यकीन के साथ कह सकते हैं कि कम से कम 20 mm बारिश तो होगी ही। अच्छा, मतलब ये एक सुरक्षित अनुमान है। हाँ, कोई हवाई भविष्यवाणी नहीं। इसी के आधार पर किसान योजना बना सकता है। और PET यानी संभावित वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, ये हमारे बजट का खर्च वाला हिस्सा है। ये बताता है कि किसी खास तापमान और नमी में मिट्टी और पौधों से कुल कितना पानी भाप बनकर उड़ सकता है। एक तरह से प्रकृति की पानी की मांग। बिल्कुल। तो MAI हमें बताता है कि जो पानी बरसने की उम्मीद है वो प्रकृति की मांग को पूरा करने के लिए काफी है या नहीं। तो अब हम सूखे को पहचान सकते हैं और MAI से उसकी गंभीरता को नाप भी सकते हैं। लेकिन एक किसान के लिए असली सवाल ये है, मेरा पानी जा कहाँ रहा है? सही बात है। इन नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि बारिश का 60 से 70% पानी फसल के इस्तेमाल में आने से पहले ही हवा में गायब हो जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चोरी है और इस चोरी के 2 तरीके हैं। 2 तरीके? हाँ, पहला है वाष्पीकरण, यानी पानी का सीधे मिट्टी की सतह से भाप बनकर उड़ जाना। जैसे गीले फर्श से पानी सूख जाता है, वैसे ही एकदम वही। और दूसरा ज्यादा पेचीदा तरीका है वाष्पोत्सर्जन। इसमें पौधे अपनी जड़ों से पानी खींचते हैं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से, स्टोमेटा से भाप बनकर उड़ जाता है। और इन दोनों को मिलाकर ही ET यानी वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन बनता है, जो इस 60-70% के नुकसान का जिम्मेदार है। तो सवाल ये है कि इस अदृश्य चोर को कैसे रोका जाए? विज्ञान के पास इसके कुछ उपाय हैं। नोट्स में 3 मुख्य रणनीतियों का जिक्र है। मल्च का इस्तेमाल, जो जमीन को ढककर वाष्पीकरण रोकते हैं। हाँ, फिर है विंड ब्रेक्स, जो हवा की रफ्तार कम करते हैं। और सबसे दिलचस्प, एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एंटी ट्रांसपेरेंस, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये ऐसे रसायन हैं जो पौधों पर छिड़के जाते हैं ताकि वो कम पानी उड़ाएं। हाँ, ये तो एक तरह से पौधों का डिओड्रेंट हुआ। आप ऐसा कह सकते हैं। इनका मुख्य मकसद है फसल को चरम सूखे की स्थिति में पूरी तरह मरने से बचाना। लेकिन इसमें एक सौदा है।
सौदा कैसा? जब आप पौधे के छिद्र बंद करते हैं ताकि पानी बाहर न जाए, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आने का रास्ता भी एक तरह से रोक देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। राइट, मतलब पौधा पानी तो बचाएगा लेकिन उसकी बढ़त रुक जाएगी। तो ये एक इमरजेंसी टूल है, रोजमर्रा का सल्यूशन नहीं। बिल्कुल, इसीलिए इनका इस्तेमाल ज्यादातर नर्सरी के छोटे पौधों या महंगी बागवानी फसलों पर होता है। अब ये एंटी ट्रांसपेरेंट्स भी 4 अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं। अच्छा, और ये चारों ही बहुत अनोखे हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रकार है स्टोमेटा बंद करने वाले एजेंट। ये रसायन सीधे पौधे के सिस्टम में जाकर उसे अपने छिद्र यानी स्टोमेटा बंद करने का सिग्नल देते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण बहुत खास हैं, जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA और एक और है एट्राजीन। एक मिनट, एट्राजीन ये तो एक खरपतवार नाशक है, एक हर्बिसाइड है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ा अजीब नहीं है? जो रसायन पौधों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है वही उसे पानी बचाने में भी मदद कर सकता है। ये तो दोधारी तलवार जैसा लगता है। ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, होता क्या है कि एट्राजीन की कम मात्रा स्टोमेटा को आंशिक रूप से बंद कर देती है, जिससे पानी का नुकसान कम होता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में? ज्यादा मात्रा में ये प्रकाश संश्लेषण को पूरी तरह रोककर पौधे को मार देता है। इसलिए इसकी मात्रा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि रसायन विज्ञान कितना सटीक हो सकता है। वाकई। अच्छा, दूसरा प्रकार है फिल्म बनाने वाले एजेंट। ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, ये बहुत सीधा साधा तरीका है। ये रसायन जैसे मोबिलीफ, सिलिकॉन या मोम पत्तियों पर एक पतली पारदर्शी परत बना देते हैं। जैसे किसी चीज पर प्लास्टिक रैप चढ़ा देना। बिल्कुल वैसा ही। ये परत पानी के लिए एक भौतिक दीवार की तरह काम करती है, उसे बाहर निकलने ही नहीं देती। अब तीसरा प्रकार इससे भी ज्यादा चतुर है, परावर्तक एजेंट, रिफ्लेक्टिंग एजेंट्स। परावर्तक एजेंट मतलब आप कह रहे हैं कि पौधों पर एक तरह की सनस्क्रीन लगा दी जाए? एकदम सही। ये तो बहुत ही अनोखा तरीका है। हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केओलिन, जो एक तरह की सफेद मिट्टी होती है। इसका 5% का घोल बनाकर जब पत्तियों पर छिड़का जाता है तो ये एक सफेद परत बना देता है। और ये परत सूरज की अतिरिक्त गर्मी को परावर्तित कर देती है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, अगर हम सूरज की किरणों को परावर्तित कर देंगे तो क्या इससे प्रकाश संश्लेषण पर असर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, लेकिन यह एक संतुलन का खेल है। गर्म और शुष्क दिनों में पत्ती का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिससे पानी का नुकसान तेजी से होता है। ये सफेद परत पत्ती को ठंडा रखती है, जिससे पानी की बहुत बचत होती है। तो थोड़ी कम धूप से होने वाला नुकसान पानी की कमी से होने वाले कुल नुकसान से बहुत कम होता है। समझ गई। ये फसल को लू लगने से बचाने जैसा है। और चौथा प्रकार, हाँ, वो है वृद्धि मंदक, ग्रोथ रिटार्डेंट्स। हाँ, ये पौधे की बढ़त को ही धीमा कर देते हैं। धीमा नहीं बल्कि बदल देते हैं। ये रसायन पौधे की बनावट में, उसके अंदरूनी सिस्टम में ऐसे बदलाव लाते हैं कि वो सूखे को बेहतर ढंग से झेल सके। अच्छा, जैसे इसका एक उदाहरण है साइकोसेल। साइकोसेल? ये पौधे की ऊपरी बढ़त यानी तने की लंबाई को कम करता है और अपनी सारी ऊर्जा जड़ों को बढ़ाने में लगा देता है। अच्छा, तो जड़ें मिट्टी में और गहराई तक जाकर पानी ढूंढ सकती हैं। ये तो पौधे को एक तरह से होशियार बनाना हुआ। हाँ, ऊपरी दिखावे के बजाय अपनी नींव मजबूत करो। बिल्कुल। ये चारों तरीके, स्टोमेटा बंद करना, फिल्म बनाना, सनस्क्रीन लगाना और जड़ों को मजबूत करना, ये दिखाते हैं कि पानी बचाने के लिए कितने अलग-अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। ये तो हुए रासायनिक उपाय, लेकिन आपने भौतिक या संरचनात्मक उपायों का भी जिक्र किया था, जैसे विंड ब्रेक। हाँ, तेज हवा भी तो मिट्टी की नमी उड़ा ले जाती है। हाँ, तेज हवा वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देती है। इसे रोकने के लिए 2 तरह की संरचना इस्तेमाल होती हैं। पहली है विंड ब्रेक। विंड ब्रेक यानी हवा को तोड़ने वाली कोई भी चीज, पत्थर की दीवार या कोई बाड़। हाँ, कोई भी ऐसी संरचना जो हवा के सीधे रास्ते में रुकावट डाले, वो विंड ब्रेक है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावी और व्यवस्थित तरीका है शेल्टर बेल्ट। और शेल्टर बेल्ट विंड ब्रेक से कैसे अलग है? इसे ऐसे सोचिए, विंड ब्रेक एक पत्थर की दीवार है जो हवा को बस रोकती है, लेकिन शेल्टर बेल्ट पेड़ों और झाड़ियों की एक जिंदा सांस लेती हुई दीवार है। पेड़ों की एक पूरी सेना। हाँ, जिसे हवा की मुख्य दिशा के समकोण पर लगाया जाता है। यह सिर्फ हवा को नहीं रोकती, बल्कि अपने पीछे एक शांत, नम माइक्रो क्लाइमेट बना देती है, जो फसलों के लिए बहुत फायदेमंद है।
और इन नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प गणित दिया गया है कि एक शेल्टर बेल्ट कितने बड़े इलाके की रक्षा कर सकता है। ये उसके सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंचाई, जिसे एच कहा गया है, पर निर्भर करता है। हाँ, और ये आंकड़ा किसानों के लिए बहुत काम का है। हवा जिस तरफ से आ रही है, यानी विंडवर्ड साइड। हाँ, विंडवर्ड साइड पर यह अपनी ऊंचाई का 5 से 10 गुना तक सुरक्षा देता है। ठीक है, लेकिन असली जादू तो दूसरी तरफ होता है। बिल्कुल, हवा की उल्टी दिशा में, जिसे लीवर्ड साइड कहते हैं, इसका सुरक्षा कवच पेड़ की ऊंचाई के 30 गुना तक फैल जाता है। 30 गुना? हाँ, इसका मतलब है कि अगर शेल्टर बेल्ट में सबसे ऊंचा पेड़ सिर्फ 10 मीटर का है, तो वो अपने पीछे 300 मीटर तक के खेत को तेज हवाओं से बचाएगा। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। 300 मीटर, ये तो सिर्फ एक बाड़ नहीं है, ये एक किसान के लिए अपने खेत का मौसम बदलने वाला एक शक्तिशाली इंजीनियरिंग टूल है। एकदम सही। ये प्रकृति का उपयोग करके प्रकृति को ही नियंत्रित करने का एक शानदार उदाहरण है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने सूखे की परिभाषा से शुरू किया, फिर MI जैसे मापक देखे, ET जैसे दुश्मन को समझा, और फिर एंटी ट्रांसपेरेंट्स और शेल्टर बेल्ट जैसे हथियारों तक की बात की। तो सार क्या है इसका? सार ये है कि शुष्क भूमि कृषि में सफलता कोई संयोग नहीं है। ये पूरी तरह से विज्ञान और रणनीति पर आधारित है। इसमें समस्या को सही ढंग से समझना शामिल है, यानी MI का इस्तेमाल करके। पानी के नुकसान के तंत्र को पहचानना शामिल है, यानी ET की प्रक्रिया। और फिर सही समय पर सही समाधान लागू करना शामिल है, चाहे वो रासायनिक हो या भौतिक। यह एक बहुआयामी लड़ाई है। ये केवल प्रतिक्रिया देना नहीं है, बल्कि तैयारी और सही रणनीति का चुनाव करना है, ताकि फसल सूखे के सामने घुटने न टेके, बल्कि डटकर खड़ी रहे। बिल्कुल, यह विज्ञान का वह पक्ष है जो सीधे तौर पर हमारे खेतों और हमारी थाली से जुड़ा है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन हमारे मौसम के पैटर्न को और भी अप्रत्याशित बना रहा है, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि इन आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को, जैसे सटीक मात्रा में एंटी ट्रांसपेरेंस का उपयोग या शेल्टर बेल्ट का बेहतर डिजाइन, हमारे पारंपरिक कृषि ज्ञान के साथ कैसे मिलाया जा सकता है। शायद इन दोनों के मेल में ही भविष्य की खाद्य सुरक्षा का एक ज्यादा टिकाऊ और लचीला रास्ता छिपा हो।